तो पिछली क्लास में हमने आपको ये बातें बताई थी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर ओवर बेस। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? हाँ सॉरी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, वो काफ़ी डिटेल के अंदर ये सब बातें हमने पढ़ा दी थी आपको। ठीक है, आज हम जो है वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। एक वो क्वांटिटी जिनको आप बग़ैर डायरेक्शन के बयान कर सकते हैं, जिनको बग़ैर डायरेक्शन के, जैसे मैं आपसे कहूँ आपका मास कितना है, आप बोलेंगे 60 kg। सही है, जब 60 kg बोल दिया तो मेरी बात समझ में आ जाएगी मुझे कि आपका जो वज़न है वो कितना है, 60 kg है। मैं बोलो टाइम क्या हो रहा है, आप बोलोगे भाई 8:40 हो रहे हैं, ये भी समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डेस्क पर ज़रा फोर्स लगाइए 5 न्यूटन की, इस डेस्क पे 5 न्यूटन की क्या लगाइए, आप इसको समझ में नहीं आएगी। आप सबसे पहले कि सर लेके कहाँ जाना है, यानी आप 5 न्यूटन की फोर्स बोलने से फोर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आपको ये भी बताना पड़ेगा इसको कहाँ लेके जाना है। अगर मैं कहूँ कोई इसको ईस्ट की जानिब लेके जाना है तो अब आप ईस्ट की जानिब फोर्स लगाओगे। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ वैल्यू और यूनिट से पूरा नहीं होता, उसके लिए आपको क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मैं आपसे कहूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक आदमी मुझसे 20 मीटर दूर खड़ा है, बताओ वो कहाँ है? मैंने बोल दिया 20 मीटर। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे 20 मीटर दूर कहाँ है वो आदमी? वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है। तो इस सिर्फ 20 मीटर बोलने से आपको पता नहीं चल रहा कि वो आदमी कहाँ है। बताना पड़ेगा कि वो आदमी 20 मीटर किस डायरेक्शन में है। अगर मैं बोलूँगा ईस्ट में है तो आप समझ जाएंगे ये ईस्ट है। मैं बोलूँगा वेस्ट में तो आप समझ जाएंगे ये वेस्ट में। मैं बोलूँगा नॉर्थ में तो आप समझ जाएंगे नॉर्थ में, इतनी दूर है वहाँ। और मैं बोलूँगा साउथ में तो आप समझ जाएंगे साउथ में। तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी, फोर्स को समझाने के लिए भी डायरेक्शन चाहिए और किसी आदमी के डिस्टेंस को समझाने के लिए भी, डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए भी क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको बयान करने के लिए, डिस्कस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं, वेक्टर। कोई और मिसाल देंगे आप? क्यों? असल में डिस्प्लेसमेंट से निकलता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। वेलोसिटी से निकलता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें भी बताना पड़ता है गाड़ी कहाँ जा रही है। फिर एक्सेलरेशन से निकलती है फोर्स। फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, हमें यहाँ वेक्टर को जब जाहिर करते हैं, आप वेक्टर को जाहिर करने के लिए ग्राफिकल अंदाज से जाहिर करना। फ़र्ज़ कीजिए ये वाला हिस्सा क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी ने फासला तय किया है नॉर्थ की तरफ, और फासला वो तय किया उसने 20 मीटर। कितना फासला तय किया है, और ये रियल है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे 20 मीटर दूर एक आदमी कहाँ है, नॉर्थ में। ये बात मुझे
कापी पे पेश करनी है या बोर्ड पर पेश करनी है, तो मैं इसको कैसे पेश करूँगा? ये जो 20 मीटर है, ये 20 मीटर की लाइन तो मैं कापी पे नहीं खींच सकता, ऐसे ही है ना बोर्ड पे खींच सकता है 20 मीटर की लाइन। तो मैं यहाँ ये करता हूँ कि ये कहता हूँ कि जो 4 मीटर है वो बराबर है किसके? 1 सेंटीमीटर के। यानी ज़मीन पर जो 4 मीटर का फासला है वो मेरे स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर को शो करता है। मेरा 1 सेंटीमीटर कितने फासले को शो कर रहा है? 4 को। तो 20 मीटर को कितना शो करेगा? 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 4, 1 सेंटीमीटर 4, 1 सेंटीमीटर 4, तो 20 मीटर को ज़ाहिर करने के लिए 5 सेंटीमीटर। तो मेरा जो 20 मीटर है उसको मैं किससे शो करूँगा? 5 सेंटीमीटर से। और यहाँ से चलूँगा और स्केल रख के 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पे निशान लगाऊंगा। ऐसे लाइन खींचूँगा और ऐसे एक एरो का निशान बना दूँगा। तो वो जो वाक़या ज़मीन पर हो रहा है कि एक आदमी मुझसे 20 मीटर के फासले पर नॉर्थ में खड़ा है, इस वाक़े को मैंने कापी पे ऐसे बयान कर दिया। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या है? इसको लिखूँगा 20 मीटर्स, ठीक है, और नॉर्थ की जानिब। तो इस डिस्टेंस को हम जाहिर कर रहे हैं डी से, तो मैं कहूँगा डी की वैल्यू 20 मीटर है और डी का डायरेक्शन को किस जाहिर करते हैं? थीटा से, वो है टू नॉर्थ। किसकी जानिब है? नॉर्थ की जानिब। ये जो मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल अंदाज। मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो मैंने बनाया है इसको कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये क्या है? मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन। ये क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किस चीज़ की? उस वाक़े की जो ज़मीन पर मौजूद है। ये बात क्लियर हो रही है आपको? समझिएगा, जो चीज़ें ज़मीन पर डायरेक्शनल डिस्कस हो रही हैं उसे आपको यहाँ बोर्ड पर और कापी पर डिज़ाइन करना, बनाना है। सही है? तो बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि स्केल सपोज करते हैं पहले कि अब वो वाला वाक़या आप जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, और उसके बाद फिर आप वो डिज़ाइन करते हो, डायरेक्शन का ख्याल रखते हो। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसे क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट इवेंट। और इसको ऐसे लिखते हो तो क्या बोलते हो? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इवेंट। ये बात क्लियर हो गई? चलिए एक मिसाल और लेता हूँ मैं। वो मिसाल ये है कि एक मेरे पास बक्स है, ठीक है। इस बक्स पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 50 न्यूटन की। एक बक्स है ज़मीन पे और मैं फोर्स लगा के कहाँ लेके जा रहा हूँ उसको? ईस्ट की जानिब। किसकी जानिब ले जा रहा हूँ? ये मेरा है ज़मीन का वाक़या कि मैं बक्स पर फोर्स लगा के उसे कहाँ लेके जा रहा हूँ? ईस्ट की जानिब। कितनी फोर्स लगा रहा हूँ? 50 न्यूटन। ये मेरा ज़मीन पर वाक़या है। इसको मुझे यहाँ ग्राफिकल प्रेजेंट भी करना है और मैथमेटिकल प्रेजेंट। मैथमेटिकल तो प्रेजेंट आराम से कर सकता हूँ। एक फोर्स है जिसकी मिक़दार कितनी है? 50 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन क्या है? टू ईस्ट। ये बात समझ में आ गई? ये तो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन हो गई। अब इस ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करूँगा? 50 न्यूटन को यहाँ मुझे लाइन खींचनी ईस्ट की जानिब, लेकिन 50 न्यूटन नहीं खींच सकता मैं। तो मैं क्या सपोज करूँ? 10 न्यूटन बराबर है किसके? 1 सेंटीमीटर के। तो 50 न्यूटन किसके बराबर हो गया? 5 सेंटीमीटर के। तो मुझे यहाँ से एक लाइन खींचनी है ईस्ट की जानिब, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर दूरी पे, और ये ऐसा एक निशान बना देना। अब ये जो लाइन दिख रही है ये इस वाक़े की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये वाक़या है, ये इसकी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है और ये उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये बात क्लियर हो गई? आसान है, मुश्किल है? अच्छा, अब ये ईस्ट है, ये साउथ है। अगर इसके बीच में लेके जाएंगे
तो उसे क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, या ईस्ट साउथ ऐसे जाएगा बीच में। ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये तो समझ में आ गया। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में अगर जाएगा तो उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, सही है। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जाएगा उसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, इनके बीच में जाएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल बीच में जाएगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल बीच में जाए, सही है। तो वेक्टर को जब आप उसका डायरेक्शन बताते हैं तो डायरेक्शन बताने के लिए जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ आप ले रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ज़मीन से ऊपर चले जाएंगे खला में, स्पेस में, अब वहाँ ना ईस्ट है ना वेस्ट है ना कुछ भी नहीं है, अब क्या होगा? तो फिज़िक्स की बुनियाद आप किसी ऐसी चीज़ पे नहीं रख सकते जो आगे जाके कन्फ्यूजन क्रिएट करे। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ का, और इस तरह से डायरेक्शंस को बयान करना, ये दुरुस्त नहीं है। इसके बजाय हम एक दूसरा सिस्टम साइंसदानों ने बनाया है, वो देखें क्या है। वो कहते हैं आप जहाँ खड़े हैं ना वहाँ ऐसे हाथ कर लें सीधा, और अपने सीधे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज चलते आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, अपना सीधे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए आपको डायरेक्शन बतानी है। अगर ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये बतानी है। अगर सामने है तो मैं बोलूँगा 90 डिग्री के एंगल पे, ये यहाँ से मुझे बेस बनानी, यहाँ से शुरू करना, यहाँ से थोड़ा सा चला 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50 60 70 80 90, बिल्कुल सामने क्या आ गया 90। उसके बाद 90 के बाद क्या हो गया 100 110 चलते चलते यहाँ आऊँगा तो कितना हो जाएगा 180। समझ में आ रही बात आपको? ये मेरा वो सीधा हाथ है और मैं यहाँ ऐसे खड़ा हूँ यूँ करके, तो ये मेरा मुंह है। यहाँ से जब सामने की तरफ जाऊँगा ऐसे, तो ये कैसे जा रहा हूँ 90 की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ से यूँ जाऊँगा तो कहाँ जा रहा हूँ 180 की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे ही। समझ में आ रही बात आपको? तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कहलाता है 90, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है 180, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है 270, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है 360। यानी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ये बयान, ठीक है, तो अगर हमेशा हमें अपने हाथ फैला के सीधे हाथ से डायरेक्शंस को डिफाइन करना है। ये डायरेक्शन क्या है 0 डिग्री, सामने वाली डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री, ये वाली डायरेक्शन क्या है 180 डिग्री, और पीछे वाली डायरेक्शन क्या है 270। वापस घूम के आऊँ तो 360। ऐसे आपको डिफाइन करनी होती डायरेक्शन। ये बात क्लियर हो गई? यानी अब अगर आप किसी फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स को यूँ बताना पड़ेगा कि भाई ये एक डब्बा है, मैं इसको यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, सही है? कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? ऐसे करके। आप जब किसी डब्बे को खींचते हैं या किसी ट्राली को खींचते हैं तो यूँ नहीं खींचते सीधी, बल्कि कैसे खींचते हैं अपनी जानिब, और वो आती कैसे आगे की तरफ। तो जो फोर्स लग रही है उसका इसके साथ एंगल होगा, फोर्स का इसके साथ क्या होगा। अब फोर्स को यूँ बयान किया जाएगा, फोर्स बराबर है 50 न्यूटन के और एंगल बराबर है 40 डिग्री के। क्या मतलब हुआ? मैं जहाँ खड़ा हूँ इससे 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, यहाँ फोर्स लगानी है मुझे। अच्छा, और अगर मैं यूँ खड़ा हो जाऊँ तो आप कैसे इस फोर्स को कैसे देखूँगा? मैं ऐसे घूम के आना पड़ेगा मुझे। तकरीबन ये बनेगा 360 से कम, 340 डिग्री। हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ही नापा जाएगा। ये है बुनियादी उसूल। हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या सीधे हाथ से चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज, सामने से गुजरते हुए ही नापा जाएगा। तो अब जैसे ये वाली चीज़ बनानी है तो कैसे बनाया जाएगा इसको? 50 न्यूटन को कैसे ड्रॉ करेंगे? स्केल ले लेंगे,
10 न्यूटन बराबर है किसके? 1 सेंटीमीटर के। और 50 न्यूटन किसके बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर के। तो मुझे एक लाइन खींचनी है यहाँ से, कितनी? 5 सेंटीमीटर की। कहाँ खींचनी है? यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ? 40 डिग्री लिखा है, इसका मतलब यहाँ से कितने डिग्री पे खींचनी है? अगर बिल्कुल बीच में खींचूंगा तो क्या होगा? ये 90 का आधा हो गया 45। तो थोड़ा सा मुझे कहाँ खींचना है? यहाँ खींचना है। ये समझ में आ गई बात आपको? ये मेरा वो फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 50 न्यूटन। और ये मेरा एंगल है जिसकी मिक़दार कितनी है? 40 डिग्री। तो अब ये प्रेजेंटेशन किसकी हो गई? मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन कैसी हो गई? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये बात पकड़ पाया आप लोग? थोड़ी मुश्किल है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो नई चीज़ होती है वो मुश्किल लगती है, सही है ना? क्योंकि हमारे कान आदि नहीं होते, जहन आदि नहीं होता उसको समझने का। लेकिन हम उसको जब बार बार सोचते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार करते हैं, तो हमको वो क्या फील होने लगता है? ईजी फील होने लगता है। तो अब आप समझ जाइए कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को बयान करते हैं आप, उसको बयान करने के लिए 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन और नंबर 2 ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए आपको कोई ना कोई क्या लेना पड़ता है? स्केल लेना पड़ता है। और डायरेक्शन को आप डिग्री के ज़रिए डालते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, ठीक है? ये आपको डिग्री नापना पड़ती है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं? तो अब कोई भी वेक्टर जो ग्राफिकल प्रेजेंट हुआ है, कोई भी वेक्टर जो ग्राफिकल प्रेजेंट हुआ है, उस वेक्टर के साथ हमको कुछ काम करना है, ठीक है? मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये मैदान है, ये क्या है? मैदान है। मैं यहाँ खड़ा हूँ इस कोने पे, और एक आदमी यहाँ खड़ा है। तो वो मुझसे कितने फासले पर है? ये फासला हो गया। और उसकी डायरेक्शन क्या? ये हो गई, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा कहाँ से लेते हैं आप? एक्स एक्सिस से। ये तो वो है वाक़या। इस वाक़े को जब मैं वापस लेकर आता हूँ अपने पेपर के ऊपर, तो कैसे लाऊंगा? वो मुझसे कितना दूर है? मुझसे 100 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? और वो कितना एंगल पे है? यानी अगर मैं ऐसे जाता और यूँ जाता तो अलग होता। वो मुझसे तकरीबन जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे है। तो मैं इसको ग्राफ में कैसे प्रिंट करूँगा? ऐसे ही लिखूँगा जैसे ये लिखा हुआ है। इसकी मिक़दार कितनी है? ये डिस्टेंस है, इसको d से ज़ाहिर किया है। मिक़दार कितनी है? 100। और एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब ज़रा गौर से देखिए, अगर मुझे भी इस आदमी के पास जाना है चल के, तो एक तरीक़ा तो यही है कि मैं यहाँ से जाऊँ और कितना फासला तय करूँ? 100 मीटर। एक तरीक़ा तो ये। दूसरा तरीक़ा ये है कि मैं पहले यहाँ जाऊँ एक्स डायरेक्शन में, फिर कहाँ जाऊँ? वाई डायरेक्शन में। फर्ज करो यहाँ सारा जो है ना गड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और सिर्फ यही रास्ता बाकी है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ जाना पड़ेगा और फिर यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? तो ये जो किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके टिप से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये वाली जो चीज़ होती है ये इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाती है, और ये वाली जो चीज़ है जो वाई डायरेक्शन में है वो उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट कहलाती है। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं ये, जिसको आपको याद रखना है। जब आप किसी वेक्टर को उसके हेड से, ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर की टेल है, हमेशा याद रखिए वेक्टर का एक क्या होता है? हेड, जो उसकी डायरेक्शन को बताता है, और जहाँ से वो चला है उसे क्या बोलते हैं? टेल, दुम। सही है? तो अगर उसके हेड से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लें, कहाँ पर?
एक्स एक्सिस के ऊपर, तो दो आपके पास वेक्टर आ जाते हैं और छोटे छोटे। ये दोनों वेक्टर दरअसल इसी तक पहुंचने का ज़रिया है। यहाँ से यहाँ तक जाओ पहले, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ, तो यहीं पहुँच गए आप। तो ये जो वेक्टर जो x डायरेक्शन में है और ये वाला वेक्टर जो y डायरेक्शन में है, जो x डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसे उस वेक्टर का x कंपोनेंट कहा जाता है, और जो y डायरेक्शन में होता है उसे उस वेक्टर का y कंपोनेंट कहा जाता है। समझ में आ गई बात? थोड़ी थोड़ी आई, थोड़ी थोड़ी नहीं आई। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक वेक्टर बनाऊं और आपसे पूछूं इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या होगा, तो ये हमारे पास आप एक कार्टेशियन जो है ओरिजिन है और वेक्टर हमारा ये है। वेक्टर हमारा क्या है? ये। तो ये एंगल हो गया। अब बताइए इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे? इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पर? x एक्सिस के ऊपर, जहाँ कि ये गिरेगा। अगर इसका नाम f है तो इसका नाम क्या होगा? fx, और इसका नाम क्या होगा? fy। हम क्या बोलेंगे? ये वाला वेक्टर इस f का x कंपोनेंट है और ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का y कंपोनेंट है। समझ में आ रही बात आपको? असल में ये दो लाइटें हैं, एक लाइट यहाँ जल रही है और एक लाइट यहाँ जल रही है। इस लाइट से शैडो बनता है और इस लाइट से भी एक शैडो बनता है यहाँ पे। ये जो शैडो होता है ना, ये उस वेक्टर का, अगर वो x पर बन रहा है तो वो x कंपोनेंट कहलाएगा, अगर वो y पे बन रहा है तो वो y कंपोनेंट कहलाएगा। मैं अगर इसको पकड़ के ऐसे घुमाऊँ तो आप देखेंगे ये वाला शेडो कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये वाला शेडो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब मैं इसको वापस ऊपर लेके जाऊंगा ये वाला शेडो कम होने लगेगा, तो ये वाला शेडो बढ़ने लगेगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? सही है? थोड़ा हज़म करना मुश्किल है लेकिन होगा हज़म इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेगी बात। हम आपको क्या बता रहे, जो भी वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक x और एक y। x कंपोनेंट क्या होता है? जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो x के ऊपर जहाँ आके वो गिरता है, ओरिजिन से लेके वहाँ तक का फासला x कंपोनेंट है, और जो परपेंडिकुलर खुद है वो क्या है? y कंपोनेंट है। इज़ इट क्लियर? अब हमें जो है वो एक हमारे पास टास्क है, F बराबर है 25 न्यूटन के और एंगल है 30 डिग्री। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? बीच में बिल्कुल क्या होता है? 45 होता है। आपको कहाँ ड्रा करना है? 30 पे, तो आपने 30 पे ऐसे ड्रा कर लिया, ठीक है। इसका एंगल कितना है? 30 और इसकी मिक़दार कितनी है? 25। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या बनेगा? fx, और ये क्या बनेगा? fy। ये बात क्लियर हो गई? अगर आप सवाल ये पूछा जाए fx कितना होगा और fy कितना होगा, यानी वेक्टर आपको पता है, उसके ज़रिए से आपको क्या निकालना है? उस वेक्टर का x कंपोनेंट और उस वेक्टर का y कंपोनेंट। वेक्टर का x कंपोनेंट और वेक्टर का y कंपोनेंट। सही है? तो ये ट्राइंगल बन गई। अब कल आपने पढ़ा था ये ट्राइंगल जो है इसमें ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। ये बेस एंगल ये, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? बेस है। बेस का और हाइपोटेन्यूस का रिलेशनशिप क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। याद है आपको? और हम यहाँ लिखें कॉस थीटा, और ये h यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, बराबर है किसके? बेस के। इसका मतलब है बेस बराबर होता है हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा के। इसकी बुनियाद पर आप ज़रा यहाँ रखें, आपका बेस क्या है? fx। आपका हाइपोटेन्यूस क्या है? f।
और इंटू कॉस थीटा। तो किसी भी वेक्टर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। सबके चेहरों पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। किसी वेक्टर की मिक़दार को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, उसके एंगल के कॉस से, तो जो जवाब आता है वो किसके बराबर होता है, उसके एक्स कंपोनेंट के बराबर होता है। ये बात आई कहाँ से, ये यहाँ से आई। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर रहा, वहाँ जाकर क्या करेगा, तो ये हो गया बेस बराबर है हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा, यानी बेस बराबर है हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह मैंने क्या लिखा, एफ एक्स, हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने क्या लिखा, एफ, और कॉस थीटा ऐसे लिखा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसका एफ वाई मालूम करना हो, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर रहा है, मजा करके आपको करेगा मल्टीप्लाई। हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा बराबर है किसके, परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप वेक्टर की फॉर्म में देखें, हाइपोटेन्यूज किस, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, एफ वाई बराबर होता है किसके, हाइपोटेन्यूज, एफ और साइन थीटा। यहाँ से उसके y कंपोनेंट का फार्मूला आ गया। किसी वेक्टर को अगर उसके कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाता है। किसी वेक्टर को अगर उसके साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका y कंपोनेंट आ जाता है। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। ये हमने कितना रखा था और ये कितना है, तो fx किसके बराबर होगा, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, cos 30 से। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, बुक में देखें, कहाँ नज़र आएगी आपको बुक में, मैं बताता हूँ आपको। पेज नंबर 92 पे एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, उस पर देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ दी गई हैं। 30 डिग्री के कॉलम में कोस कहाँ है, 0.8660, तो मैंने ये लिखा है ऐसी 25, और cos 30 की जगह क्या लिखा, 0.8660। अब 25 को मल्टीप्लाई करें किससे, 8660 से। कैलकुलेटर निकालें, पच्चीस मल्टीप्लाई बाय 0.8660, 21.65। तो इसका मतलब है ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 21.65 है। इसी तरीके से अगर हम कहें एफ वाई क्या होगा, तो एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ यानी 25 और साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 30 बताएं, 0.5। 25 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा 12.5 एफ वाई। और ये क्या है, एफ एक्स। क्या सीखा हमने आज, कि अगर आपको वेक्टर दे दिया जाए तो आप उसके वेक्टर और उसके एंगल की मदद से उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए वेक्टर को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और y कंपोनेंट निकालने के लिए वेक्टर को sin थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमने सीखा। क्या सीखा, अगर हमें एक वेक्टर दिया जाए, जब वेक्टर दिया जाए तो इसका क्या मतलब है, दोनों चीज़ें दी जाए, उसकी लंबाई भी बताई जाए और उसका एंगल भी बताया जाए। अगर हमें वेक्टर दिया जाए और हमसे कहा जाए कि क्या निकालें, इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैसे निकलता है, उस वेक्टर को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो,
वेक्टर का वाई कंपोनेंट कैसे निकलता है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से आती है, आपके पास चार्ट दिया गया उससे आती है, या अगर ये 30, 45, 60 के एंगल ना हो, इसके बीच में हो, तो फिर आपको किससे निकालनी पड़ती है, कैलकुलेटर से निकालनी पड़ती है। ये बात हमने पढ़ी आज। वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, एक fx और एक fy। fx कहाँ होता है, x डायरेक्शन में होता है, fy कहाँ होता है, y डायरेक्शन में होता है। fx कैसे मालूम करते हैं, वेक्टर को cos थीटा से मल्टीप्लाई करके। fy कैसे मालूम करते हैं, वेक्टर को sin थीटा से मल्टीप्लाई करके। ये है इसका पूरा निचोड़। ये आया कहाँ से, ये वही है जो हमने ट्राइंगल के बारे में कल बात पढ़ी थी, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। सही है। sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो है। cos थीटा क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो है। और tan थीटा क्या है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशो है। उन रेशोज़ की मदद से हम कंपोनेंट्स मालूम करने के काबिल हो गए। ये बात क्लियर हो गई। तो आपको सिर्फ ये उतार लेना चाहिए, एक ये वाली तस्वीर उतारी है, ये उतारी है, और इससे fx निकाल लीजिए, फिर ये उतार के इससे क्या निकाल लीजिए, fy निकाल लीजिए, बस।